नमस्कार दोस्तों, ग्रो का ईवी म्यूचुअल फंड लॉन्च होने वाला है और इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, एक लाइन में बोलूं तो मैं आपको बहुत हमेशा से मना करता हूं कि एनएफओज में इन्वेस्ट मत कीजिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में। वो कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो नुकसान नहीं करेंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। लेकिन हाँ, अगर आप नुकसान अपना करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है कि आप किसी भी तरीके से इस फंड में पागलों की तरह पैसा डाल सकते हैं। थोड़ा सा समझदारी दिखाएंगे तो अच्छे से प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, लेकिन वो होगा कैसे, स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। लेकिन स्क्रीन पे चलने से पहले, कुछ भी समझाने से पहले, बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़ हमें नहीं पता लगती। तो अगर आपके पास टाइम या नॉलेज नहीं है और आप चाहते हैं कि ऐसी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहें, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करें, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। अब बिना देरी करे वापस चलते हैं स्क्रीन पे। अगर इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो हम कॉल शेड्यूल करेंगे और उसके बाद सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। लेकिन अभी चलते हैं वापस। तो इधर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ग्रो का कौन सा म्यूचुअल फंड आया है, ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ETF। ये ETF है, ठीक है, और ये 7 अगस्त तक इसका NFO ओपन है। ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ETF फंड ऑफ फंड, यानी कि ये फंड्स, मतलब इसके अंदर ये काफ़ी ETF के अंदर ये पैसा डालेगा और एक तरह से फंड ऑफ फंड है ये, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें किस किस में पैसा डाला जाएगा, किस तरह की कंपनीज़ में, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जो EV बना रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, EV के कंपोनेंट जो बना रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, हाइब्रिड व्हीकल जो बना रहे हैं, और रॉ मटेरियल जो दे रहे हैं EV के लिए, वो हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड व्हीकल मैन्युफैक्चर, ये भी रॉ मटेरियल सप्लायर, और ग्रीन हाइब्रिड व्हीकल, ऑटोनोमस व्हीकल प्रोड्यूसर, इलेक्ट्रिक बैटरी मैन्युफैक्चर, ऑटोनोमस व्हीकल टेक्नोलॉजी, इस तरह की सभी कंपनीज, 10 की 10 कंपनीज यहाँ पे होंगी। लेकिन एक चीज़ अच्छी देखने को है कि ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है ना, वो कैप्ड है यहाँ पे 40% तक। तो ये अच्छी चीज़ क्यों है? क्योंकि हमें EV के नाम पे ना ऑटोमोबाइल सेक्टर नहीं चाहिए था, तो ये 40% पे कैप हो गया, ये अच्छी बात है। बाकी 60% में क्या है? मोर देन 60% ऑफ इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ न्यू एज अप एंड कमिंग कंपनीज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वैल्यू चेन एज पर द डाटा गिवन बिलो। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो ये नीचे डेटा दिखा रहे हैं ना हमें, उसमें न्यू एज कंपनीज हैं, जो अप एंड कमिंग कंपनीज हैं वो हैं, और किस किस फील्ड में हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स हो गई, कंज्यूमर सर्विसेज हो गई, ऑयल गैस, कैपिटल गुड्स, केमिकल्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर हो गया हमारा, ठीक है, केमिकल सेक्टर हो गया, कैपिटल गुड्स सेक्टर हो गया, ऑयल सेक्टर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनीज देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। नीचे ये बजाज ऑटो है, ठीक है, 7% के आसपास, महिंद्रा है, मारुति है, टाटा है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। और उसके बाद बोश हो गई, सोना, L&T टेक्नोलॉजी, CG पावर इंडस्ट्रियल सोल्यूशन, KPIT टेक्नोलॉजी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये कंपनीज हैं जो मेजरली इसमें पोर्शन होल्ड करेंगी, ठीक है। अब ये वाली कंपनीज का हमें पोर्शन आराम से मिलता नहीं है, मारुति सुजुकी का, महिंद्रा का, बजाज ऑटो का, म्यूचुअल फंड के अंदर मैं बोल रहा हूँ, आसानी से इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता नहीं है। रिलायंस का मिल जाता है, KPIT का मिल जाता है, L&T मिल जाती है, ठीक है, बॉश का भी नहीं मिलता। तो इन कंपनीज का जो एक्सपोजर हमें मिलेगा, ये एक अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ मैं, ये क्रिएट करेगा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सब लोगों को लगेगा बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं, हम अगर बाय नहीं करेंगे तो रह जाएंगे, इस वजह से ये होगा ओवर वैल्यूड, बहुत जल्दी ओवर वैल्यूड हो जाएगा ये। और उन्होंने बनाया भी इसीलिए, उनको भी पता है कि लोग सिर्फ नाम से लेंगे, लोगों को मतलब ही नहीं है कि उन्हें क्या मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। 1 से 5 साल, मैं कहूँगा 1 से 3 साल के लिए बहुत है ये, ठीक है, 1 से 3 साल के लिए बहुत है। और आगे चल के एक्सट्रीमली वॉलेटाइल रहेगा, फोमो की वजह से बहुत हाई वैल्यू हो जाएगी, जिस वजह से SIP करना बेवकूफ़ी है। लमसम कर सकते हैं, अगर अभी आप लमसम करना चाहते हैं टोटल पोर्टफोलियो का 10%। अब ध्यान रखना, पहली कंडीशन क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है, सिर्फ 1 से 3 साल का होराइजन रखिए। सेकंड, SIP नहीं करनी है, लमसम करना है। तीसरी कंडीशन, टोटल पोर्टफोलियो का 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और आप सेक्टोरल में और भी, जैसे आपके पास HDFC डिफेंस फंड है या और भी फंड है, तो सेक्टोरल में या थीमेटिक फंड्स में आपका पैसा 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि यहाँ पे आप बेशक फोमो की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन इसके अंदर से सही यही रहेगा कि 1-2 साल के अंदर से निकल जाना। एज अ सैटेलाइट फंड इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता ये बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि फोमो के अंदर, क्योंकि बहुत सारी, देखो अब सबसे बड़ी बात एक चीज़ देखो, ये एक कंपनी आई, 2 कंपनी, 3, 4, 5, 6, 7,
7 कंपनीज चलती हैं मार्केट में। अब ऐसी कई कंपनीज होंगी जो बहुत छोटी छोटी होंगी मार्केट में और टाइम आने पे बंद भी हो जाएंगी या बैंकरप्ट हो जाएंगी या कुछ भी दिक्कत आ जाएगी उनके अंदर और ख़त्म सब कुछ। और जिस वजह से जो यहाँ रिटर्न्स बने होंगे यहाँ नेगेटिव जाएंगे तो पोर्टफोलियो कुछ खास रिटर्न्स देने नहीं वाला, अगर ये फोमो के चक्कर में नहीं चलता फंड तो की बता रहा हूँ। लेकिन फोमो के अंदर चल रहा है तो इस कंपनी में कुछ भी नहीं है लेकिन बाय हो जा रही है, ओवर वैल्यूड हो गया, ये चीज़ होती है। होपफुली आप समझ गए होंगे। इस तरह की वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।